नमस्कार, आर्यन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। संसद में वक्फ के पर्चा, चर्चा और मोर्चा के बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी माहौल गर्म है। जहां बीजेपी इसे गरीबों के हक और पारदर्शिता की दिशा में उठाया कदम बता रही, तो विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक साजिश करार दे रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा कि मुसलमानों को नुकसान हो सकता है, उनकी धार्मिक भावनाएं इससे ठेस उसको पहुंचेगी, उनकी स्वायत्तता कम हो सकती है, जिला कलेक्टर को अधिकार मिलने से संपत्ति सरकार के नाम हो सकती है और सरकार उस पर कब्जा कर सकती है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। बिल समुदाय के कल्याण को प्रभावित कर सकता है, ऐसी तमाम आशंकाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा रिपोर्ट देखिए। जिसमें हजारों करोड़, लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है। वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? मतलब ये कि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। सोचिए, खुद AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1.21 लाख संपत्तियां हैं। इनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई कागजात ही नहीं है। इसका मतलब ये कि वक्फ बोर्ड ने सभी संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी है। लेकिन अगर आपके पास जमीन है तो फिर कागजात क्यों नहीं है? यही वजह है कि केंद्र सरकार कह रही है वक्फ पर संसद में जो कानून बन रहा है वो भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, संविधान से चलना पड़ेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे के बराबर लाखों एकड़ भूमि है, लेकिन आय केवल 126 करोड़ है, तो भला किसी को पारदर्शिता से क्यों डरना चाहिए? रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर, हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पर सियासत जोरदार है। बहरहाल तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बीजेपी सरकार और उनके घटक दल जो सहयोग कर रहे हैं, लोकसभा में इसको पास कर दिया गया, उनका एक ही तर्क है कि आखिर दिक्कत क्या है। अगर न्यायालय तक जाने की जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं, लेकिन फिर भी कुछ संगठन है और कुछ पार्टियां हैं जो खुलकर, खासतौर से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रमोद कुमार है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। मनोज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं।
मैं आपसे उन कानूनी पहलुओं को समझना चाहूंगा जिसको लेकर एक आशंका है या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही या फिर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा। विपक्ष और कुछ संगठन कह रहे हैं कि हमारे वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर नए बिल नए कानून की जरूरत पड़ती है, सब कुछ कानूनी है और धार्मिक भी है। धार्मिक और कानूनी एक साथ कैसे हो सकता है, और जो नए बदलाव किए गए उन चीजों को हम कैसे देखें, क्या वाकई उससे हित होगा उस समाज का? मोदी, आप देखिए ये कई बार वक्त में अमेंडमेंट हुआ था। 1995 में हुआ है एक मेन, और जब लास्ट में हुआ है 2013 के बाद ये पहली बार हुआ है। और उसमें जो वक्फ था उसमें बहुत सारी कमियां था। यही वजह है कि तकरीबन 40 लाख मुस्लिम जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, जो बिल्कुल वंचित हैं, जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने केस कर रखे हैं वक्फ बोर्ड पे, उनकी प्रॉपर्टी के लिए। हालांकि देखिए वक्फ का जो पर्पस था वो गरीब, यतीम, विधवा, जो अबला है उसके लिए, जो कमजोर तबके के लिए था कि उसका आप एजुकेशन दीजिए, उसका हेल्थ का देख लीजिए, उसका शेल्टर का जो है, उसका पढ़ाई के लिए, उसका मानसिक विकास का, उसका आर्थिक विकास का, इस तरह का था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि आज 99% जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इवन आप दिल्ली में देख लीजिए, एनसीआर में जितने भी मस्जिद है, जितने भी दरगाह है, उसका जो है यूज बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। मैं उनको मुस्लिम नहीं कहूंगा, मैं केवल बड़े बड़े लोग इसलिए नहीं कहूंगा मुस्लिम, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का जो ईसाई, जो आपका मुस्लिम धर्म का जो है वो पालन ही नहीं कर रहे हैं। जो आदमी अल्लाह ताला के साथ धोखा दे सकता है, जो उनके साथ चीटिंग कर सकता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। ये कहीं भी कुरान में नहीं कहा कि जो यदि ब्याज का पैसा ले रहे हैं या जो है हराम का पैसा कमाई कर रहे हैं तो वो मुसलमान किसी भी पैमाने पर नहीं होगा। नहीं तो एक भी मुस्लिम, कोई भी जो ज्ञानी है या कानूनविद हैं, वो आकर के बताएं कि जो मुस्लिम धर्म से, जो अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, जो इस तरह से चीटिंग कर रहा है, वो कभी भी मुस्लिम के कैटेगरी में हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से उन्होंने सारे जो वक्त पे कब्जा कर रखा था। बड़े बड़े दुकान में देखिए, वहां क्या होता है, 1 रुपया किराया होता है, और जबकि लाखों का है। आप नॉर्थ प्लेस में चले जाइए, आप जामा मस्जिद में चले जाइए, नीचे मीना बाजार है, वहां हजारों दुकान। अब रिजल्ट क्या हुआ, अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बिल्कुल पारदर्शिता, वो है गरीबों के भलाई के लिए। जिस पर्पस के लिए बोर्ड बना था, बस बना था, उस पर्पस के लिए है कि उसका जो भी पैसा है वहां के आधुनिक शिक्षा दीजिए, जो गरीब का, यतीम का, जो विधवा है, विवाह है, उसका जो है आप वहां तक पहुंचाइए, जो अंतिम छोर तक के जो मुस्लिम लोग हैं वहां तक पहुंचाइए। आज क्या होता था कि यदि आपको क्लेम है इसके पहले, तो वो आप क्लेम भी नहीं कर सकते थे, कोई ट्रिब्यूनल में भी नहीं जाते थे। आज देखिए यहाँ का, चेन्नई का पूरा गांव वक्फ बोर्ड आपने डिक्लेयर किए हुए था। बिहार का एक गांव है फतुआ के पास, गोविंदपुर है, वो पूरे गांव को वक्फ में हुआ। रिजल्ट क्या होता है, ऐसे ऐसे पूरा यूपी में है, कर्नाटका में है, कई स्टेटों में जो है वक्फ का लिटिगेशन नंबर्स में है। और उसका रिजल्ट क्या होता था कि आप अपील उसका नहीं कर सकते थे, हाई कोर्ट में आई है, केवल वो ट्रिब्यूनल में जाते थे, और ट्रिब्यूनल में सिर्फ उनके आदमी होते थे, और कोई भी फैसला आज तक के ये वक्फ के अलावे उनके हक में नहीं हुआ। तो इस तरह का पूरा डिक्टेटरशिप था, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं है। आप जो भारत जो संविधान से चलता है, आप भारत के संविधान को नहीं, एक शरिया कानून अपनाना चाह रहे हैं। तो ये देश में जो संविधान नहीं है ना, जब ये बात जिक्र में आती है कि संविधान, तो कहते हैं कि जो संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन उसी संविधान के तहत यहाँ पर अगर लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा हो रही है तो फिर कहते हैं कि नहीं, ये धार्मिक मामला है। ये अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है। बहरहाल मनोज कुमार जी, एक पत्रकार के तौर पर हम लोग इन जब चीजों पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव आरोप पत्रकारों पर भी लगते हैं, हम पर भी लगते हैं। सवाल इस बात का है कि दो लोगों के विरोध का असल कारण क्या है? नेताओं के या विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं, उनके विरोध का कारण क्या जो वोट बैंक है वो है, या वहां पर भी कोई धन अर्जन का एक विषय है? और दूसरा, जो संगठन या कुछ ऐसे मौलाना, धर्मगुरु, उन लोगों की तरफ से जो विरोध जाहिर किया गया या चैलेंज करने की बात कही जा रही है, उनके विरोध का कारण क्या है? क्या उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है, या फिर जिस बात का जिक्र प्रमोद जी कर रहे थे वो असल मामला है? आपने सही बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी जब से जो है सरकार में आई है 2014 के,
जो भी उन्होंने उनका एक्शन जो भी रहा है, तो 10 साल में अगर करप्शन को ही खत्म करने का होता तो शायद बहुत इस डायरेक्शन में क्रिए होते। लेकिन वक्त बिल पे बोर्ड पे जो भी काम मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए था पहले भी, या कुछ देखना चाहिए था। आज बोला जा रहा है कि करप्शन को खत्म करने के लिए हम जो ये बिल ला रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो भी प्रावधान था उसके लिए आपने जो है क्या क्या किया। बोर्ड में जो भी पिछले 10 साल से जो भी बोर्ड में थे वो भी जो है ये बोला जा रहा है कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो रहा है कि जैसे आप इलेक्शन के चुनाव में भी आप देखते हैं हम लोग की 80-20 कहा जा रहा है। तो जिस तरह से सेकंड सिटीजनशिप की बात, हालांकि कुछ मुस्लिम तबके के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों को दूसरे दर्जा का सिटीजनशिप बनाने के चक्कर में ये सब चीज लाया जा रहा है। हालांकि किसी ने तो बोला नहीं कि भाई चलो इस बिल में वक्त किया जाए या नहीं किया जाए। आप ट्रिपल तलाक का भी आप ले आए, किसने मांगा, कोई मांगा या नहीं मांगा कोई, लेकिन जिस तरह से व्यू एंड करा है तो शोरगुल करके इसको लाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स तो है, और जिस तरह से आने वाले समय वोट बैंक पॉलिटिक्स किसकी है, मैं यही आपसे सवाल कर रहा था, विपक्ष की है या सत्ता पक्ष की है? दोनों का। जब 80-20 बोलिएगा तो दोनों के लिए हो जाएगा। 80-20 तो भारतीय जनता पार्टी खुलेआम अगर इस तरह का अगर बात करेगी तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ध्यान वही है कि हमको 80% लोग भी इंडिया के अगर वोट करें तो स्वाभाविक है उन्हीं का ही शासन होगा। और हालांकि जो विपक्षी पार्टी है उनके पास खास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इस बिल में जो भी उन्होंने लाया है, 1-2 मुद्दा को छोड़ करके शायद विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे नॉन मुस्लिम को इसमें जो मेंबर बनाया जा रहा है, शायद इसको लेकर के विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन लोग बोल रहे हैं कि आप वक्त बोर्ड में बिल में के थ्रू आप जो है नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं। अब जबकि ये मुस्लिम लोग ही अगर ये मैनेज करते हैं इफेक्टिवली, अगर वो कोई भी करप्शन करे तो एक्शन लीजिए, लेकिन नहीं, हम जो है वो अच्छा है। और ये भी बोला जा रहा है कि हिंदू का भी बोर्ड है, बहुत से मंदिर हैं और बहुत मैनेजमेंट कमेटी है, राम मंदिर बना वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी तो नॉन हिंदू वहाँ पे नहीं डाला जा रहा है, वहाँ पे मुसलमानों को मेंबरशिप बनाया जा रहा है। तो एक वे में किया जा रहा है। एक अच्छी बात मुझे इस बिल में ये लग रहा है कि पहले भी महिलाओं के लिए था कि महिलाओं मेंबर रहेगी, लेकिन अब जो है चूंकि मैंडेटरी कर दिया गया है तो एक लग रहा है एक पॉजिटिव चीज है। तो बहुत से पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, और उसी के बीच में राजनीति भी है। एडवोकेट सुमन अनपढ़ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ती भी हैं, बहुत स्वागत है सुमन आपका। मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज अब तक नहीं जा रही है। प्रमोद जी, मनोज कुमार जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया, सवाल यही है, कुछ बातें पॉजिटिव है और जिन चीजों पर आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति है तो आपके पास आगे भी विकल्प होगा, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। फरंगी मैली साहब का एक बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा से भी पास होता है तो हम कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाने से किसने रोका है? लेकिन जो नए प्रावधान किए गए हैं जेपीसी के पास भेजने के बाद, उसमें आपत्तिजनक असल में क्या है? सिर्फ यही कि आप धार्मिक बात कह के कि हमारे धर्म का मामला है, आप उससे बचना चाहते हैं, या जिस तरीके का कब्जा कुछ चुनिंदा लोगों का या संगठनों का था वो नेक्सस टूटेगा, इस बात का डर है? जी देखिए, कोर्ट हमेशा जो है फैक्ट को देखता है और संविधान के अंतर्गत देखता है। यदि कोई भी चीजें संविधान के अंतर्गत आ रही है तो कोर्ट कभी भी उसमें विघ्न नहीं बन सकता है। ये जो बिल है, आप देखिए कि इस पे जेपीसी में भेजा गया और इस पे काफी गहन इस पर रिसर्च हुआ है। आप 9 अगस्त के बाद से इस पे कई मीटिंग हुआ और करीब करीब जो है 1 करोड़ करीब 97 लाख के समथिंग में है, उसमें ओपिनियन आया है। और खास करके जो मुस्लिम जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है उसका ओपिनियन आया है। और इसमें कई देशों जो मुस्लिम देश है जहां वक्फ है, जैसे ये है कुवैत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
आपका ये किंग ऑफ सऊदी अरबिया है, तो ऐसे देशों से वो सर्वे लिया गया। और इजिप्ट है, सबसे बड़ा जो टर्की है, आप सोचिए वो शरीयत पर पूरा चलता है, तो ये सारे का लिया गया। कोई भी बस वहां सरकार के अधीन है, सरकार उसको मैनेज करती है, और हर बर्फ में केवल ये जो वहां की यतीम है, जो विधवा है, जो बिल्कुल एकदम सबसे पीछे के तबके के लोग हैं, वहां पे ईमानदारी से सरकार उसका पालन करवाती है। लेकिन हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। और इसमें आपको बता दूं कि मुस्लिम संगठन जो है, जैसे रोल ऑफ रिस्पोंडेंट ये मुताबली का है, सर्वे जो है उसका प्रॉपर्टी का किया गया है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुस्लिम वक्फ का है, ये सब का सर्वे और ओपिनियन लिया गया है। और वो ओपिनियन लेने के बाद ये नतीजा आया है कि नहीं, ये वक्फ वाकई में अभी तक ये जो यूज हो रहा था, इस पे कई लोग शेषनाग की तरफ फन लगा करके बैठे हुए थे और उसको अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वो कायदे से वक्फ के डिफिनीशन में भी नहीं आ रहा था। इसीलिए यह सरकार देखी कि ये जो लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को कुछ जो है महत स्वार्थी लोग उस पे बनाए हुए हैं, तो वो उसके जो असली हकदार है, जो उसके यतीम है, जो विधवा है, जो गरीब बच्चे हैं, जो उनके तक उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उन्नति के लिए वहां तक पहुंचना है, इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। और कल आप देखते होंगे लोकसभा में इसका विस्तृत चर्चा हुआ, करीब 10-12 घंटा का जो है चर्चा हुआ, और आज राज्यसभा में चर्चा हो रहा है काफी विस्तृत, हर एंगल से उस पर डिस्कशन हुआ है। और इसमें देखा गया, ये जो बार बार ये कहते हैं कि भारत का संविधान का जो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 का इसमें उल्लंघन हो रहा है, तो आपको बता दूं कि बिल्कुल उल्लंघन नहीं है। देखिए, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसका ये मतलब नहीं है कि धार्मिक रूप से आपको वहां पे धन उपार्जन का भी स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पे कानून तोड़ने का भी स्वतंत्रता है। देखिए, आपको एक लिमिटेड दिया है, लेकिन होता क्या है कि ये जितने भी वर्ग है जो स्वार्थी लोग हैं, उसको डिफाइन अपने लेवल में करते हैं। जैसे अब जब कानून से हो जाएगा तो जी ये है। आप देखिए बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था, जब कानून ने फैसला दे दिया, तब भी आज ओवैसी जैसे अपने आप को विद्वान कहने वाले, जो आप देखिए कि वो लोकसभा के मेंबर भी हैं, इसके बावजूद भी वो कर रहे हैं कि हमसे गलत किया गया है। आप जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कानून पे, कोर्ट पे लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की मानसिकता मैं कह सकता हूं प्रमोद जी कि हिंदुस्तान में ही सही भी जाती है और यहां पर ही होता भी है। आपने अच्छा उदाहरण दिया कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर वक्फ और उसकी भूमिका क्या है और हमारे देश के अंदर क्या है। लेकिन अब अगर बदलाव हो रहा तो वहां पर तर्क नहीं है, बल्कि कुतर्कों का सहारा लिया जा रहा। तमाम लोग जो सड़कों पर उतरे, हमने देखा कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इस बोर्ड पर लिखा क्या है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि गलत हो रहा है। मतलब क्या और किस वजह से विरोध करने आए हैं वो नहीं पता, लेकिन विरोध करना है क्योंकि उसके पीछे के लोग जो हैं, असल किरदार वो हैं, उनको सिर्फ आगे किया है। मनोज जी, चर्चा के दौरान बड़ी दिलचस्प चीजें दिखाई भी दी हैं। एक तरफ किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस भी इसमें समर्थन दे, अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष विपक्ष का समर्थन मांग रहा है, सबसे बड़ी पार्टी का समर्थन मांग रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्ष की भूमिका है, वहां पर आप देखिए कि उनकी तरफ से वोटों को लेकर यहां तक कह दिया गया कि भाई इसमें जदयू और जो अन्य पार्टियां हैं, घटक दल हैं, वो अगर समर्थन करेंगी तो उनको नुकसान होगा। यानी वो एक तरीके से उनको डरा रहे हैं कि चुनाव से पहले सतर्क हो जाओ और ना बिहार में या बाकी अन्य जगहों पर नुकसान हो जाएगा। जिस तरह से बिहार में जो है नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और लगभग 17% जो है वोट है वहाँ पे मुस्लिम का, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि जदयू और एलजेपी दोनों पार्टी जो एनडीए के घटक हैं, उनको उनका टारगेट रहता है कि मुस्लिम का वोट लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली जो है हिंदू वोट पे डिपेंडेंट रहती है, मुस्लिम लोग बहुत कम लोग वोट देते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए जो गठबंधन है, जिसमें एलजेपी और जेडीयू है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको परेशानी हो, शायद कम वोट मिले। और यही चीज को देखते हुए विपक्षी दल, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वो इस तरह का बात वो फैला रही है, बस इस तरह का बात बोल रही है कि आने वाले इलेक्शन में जो है एनडीए को, चाहे खास करके
जदयू को बहुत ही नुकसान होने वाला है। हालांकि रीजन है, जैसे नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य रहता है उसको लेकर के भी बात कही जाती है, और शायद अगर स्वास्थ्य और बढ़िया होता और शायद उनका भी स्टेटमेंट इस बिल पे आता, लेकिन अभी तक तो उनका स्टेटमेंट आया नहीं है। उनके प्रवक्ता द्वारा ही बोला जा रहा है कि सब ठीक है। और हालांकि पार्टी के जो सांसद हैं उन लोगों ने अपना समर्थन दे दिया, यानी पार्टी लाइन डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, पार्टी लाइन तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी का जब स्टेटमेंट आता है तो उसका एक अलग महत्व होता है और उसका एक व्यापक असर भी पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने इंडिया ब्लॉक भी बनाया था जिसमें सेकुलरिज्म का नाम उन्होंने दिया था, लेकिन बाद में खुद ही वो हट गए। तो मुझे लगता है कि चाहे एलजेपी हो और टीडीपी हो और जेडीयू हो, इनको, हालांकि टीडीपी को आने वाले समय में कुछ खास इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वहां भी आंध्रा में भी उनको जो है कुछ फेस करना पड़ेगा प्रोटेस्ट का। इसमें 2-3 ही ऐसा एक मुझे लगता है कि इशू है, जैसे नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना, इसको लेकर के जो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को एक व्यापक आक्रोश है इसको लेकर के। अगर शायद ये अगर नहीं होता, नॉन मुस्लिम को इंक्लूड अगर नहीं होता तो शायद उतना ह्यू एंड क्राई होता भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक बड़ी इशू है। अदरवाइज मोरलेस 2013 और अभी का अगर तुलना किया जाए तो कोई खास अंतर नहीं है। एक अंतर यही है, मैं पहले भी बताया कि मैंडेटरी पहले था कि महिलाओं को होना चाहिए बोर्ड में, अब जो है मैंडेटरी कर दिया कि नहीं 2 महिला होगी। एक पॉजिटिव है, लेकिन एक जो जैसे कि आर्टिकल 26 एडवोकेट साहब को पता होगा, उसमें मैनेजमेंट का भी जो भी पार्लियामेंट में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल 26 में मैनेजमेंट का भी अधिकार दिया गया है। रिलीजियस जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो तो हिंदू लोग उसको मैनेज करेंगे, चाहे मुस्लिम हो तो मुस्लिम उसको मैनेज करेंगे। तो आर्टिकल 26 में दिया गया है करके मुझे लगता है कि ज्यादा आक्रोश है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी और कुछ विरोध करने के नाम पर विरोध हो रहा है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं जो मैंने पहले सवाल में भी आपसे पूछा था कि ये पार्टियों के लिए वोट बैंक है, और दूसरा जिन लोगों का अभी तक कब्जा था, एक तरफा कब्जा था, उनके लिए जो धन अर्जन का सबसे बड़ा जरिया था वो उस पर चोट है। बहरहाल प्रमोद कुमार जी, अब यहां पर फरंगी महली या बाकी अन्य लोगों ने भी, ओवैसी साहब ने भी कहा कि हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का ऑप्शन तो है ही, कोर्ट में जो आप जाके चैलेंज करिएगा। अगर यहां से बिल पास हो जाता है और फिर इस बिल को आप कानून की शक्ल में देखते हैं तो चैलेंज करने का ऑप्शन इनके पास कितना रहेगा और वो कितना स्टैंड कर पाएगा ग्राउंड्स के आधार पर? देखिए, चैलेंज करने के लिए तो इनका डिस्क्रिशनरी पावर कि वो कर सकते हैं, स्वतंत्र है। भारत का हर नागरिक जो है माननीय सप्ताह के जो दरवाजे पे खटखटा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर मेरिट कितना रहेगा। अभी देखिए बहुत सारे इश्यूज पे गए हैं, तकरीबन हर इश्यू पे गए हैं, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो सीए पे हो, चाहे वो आप अभी हाल फिलहाल में जो आया था स्पेशल बर्शिप एक्ट वाला पे जो है उस पे भी आए थे, जो यहाँ पे वाले जो ये है मंदिर में हुआ था, यहाँ पे हुआ है आपको क्या कहते हैं मथुरा में हुआ है। तो ऐसे कई इशू पे आए हैं, लेकिन संभल वाले इशू पे आए हैं, ऐसे कहीं पर भी उनको ऐसा रिलीफ नहीं मिला है। और इसलिए नहीं रिलीफ मिला है कि सरकार भारत संविधान के अनुसार से कर रही है। अभी जैसे मनोज कुमार जी जो बता रहे थे कि शायद वहां पर मुस्लिम दूसरे वर्ग के आए हैं तो आपत्ति है। अब आप बताइए, कल होकर के तो ये कहेंगे जो डीएम है, जो डीएम रहेगा, डीएम भी मुस्लिम रखो जी, क्योंकि आप मान लेते हैं जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम है तो कहेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार में मुस्लिम होना चाहिए, सीएम भी मुस्लिम होना चाहिए, पीएम भी यदि 20% है तो 20% पीएम हमारा रखो। लोकतंत्र में इस तरह का नहीं चलता है। आप ये यदि संख्या में कहिएगा, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, मैक्सिमम जो आपका वोटिंग हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से हुआ, उसमें आपको जो है डिफीट हुआ इस तरह से। और जब आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि यहाँ भी ये बिल पास कराने में कोई डिफिशियंसी हुआ है कि नहीं, एक। दूसरा, क्या वो पास कराने में कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ज्यादा जो करती है, जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उसके,
तो यहाँ पे वायलेशन जो आपको 25, 26, 27 की बातें जो कर रही हैं कि माइनॉरिटी को मैनेजमेंट का है, तो मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट जैसे स्कूल चलाने का है। ये नहीं है कि आप उसका प्रॉपर्टी को चोरी करने का नहीं है। यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी की जा रही है और उनके अपने जो अपने आप को असली मुसलमान कह रहे हैं और जो पसमंदा है, जो गरीब है, जो यतीम है, जो जरूरतमंद है, इसके पर्पस के लिए वक्फ बना है। वक्फ का मतलब ये नहीं है कि वहां का जो रईसों के लिए, वहां के जो इमामों के लिए वो बना हुआ है, नहीं, ये बना हुआ है यतीमों के लिए, वो बना हुआ है जो वहां का विधवा है, जो वो बना हुआ है जो गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे जो है बीमार हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला सब पे मेहरबान होता है। ये मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ऐसे लोग अल्लाह ताला के प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। सवाल इसी बात का है ना कि जब भी इस तरीके की कोई चर्चा आती है तो उसको अगर धर्म से सीधा जोड़कर और धर्म के आधार पर पहले डराने की कोशिश की जाए और फिर जब उसको कानूनी शक्ल दी जा रही है, बाकायदा चर्चा करके और लंबी चर्चा करके सभी लोगों को मौका देकर, विपक्ष के तमाम नेताओं को मौका देकर, उसके बाद भी तर्क नहीं निकल रहे, कुतर्कों की एक झड़ी सी लगी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ी बात यही है कि बिल को लेकर अब आगे मौलानाओं की तरफ से, संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा कि पास होने के बाद हम कानूनी अपना एक तरीका अपनाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। सरकार का भी यही तर्क है कि अगर कुछ कानूनी गलतियां हमसे हो रही हैं तो आप चर्चा में उसको उठाइए, ना कि सिर्फ मीडिया में बोलिए या सोशल मीडिया के जरिए बात रखिए या फिर अपने लोगों को भड़काइए।